सोचिए अगर आज से ठीक 1300 साल पहले समुद्र के तूफान में वो 3 छोटी लकड़ी की नावें डूब गई होती तो आज भारत का नक्शा कैसा होता। ना हमारे पास टाटा जैसा विशाल एम्पायर होता और ना ही 1971 की जंग जीतने वाले फील्ड मार्शल सैम मोनेक्सो होते। एक पूरी की पूरी सभ्यता हमेशा के लिए समुद्र की लहरों में दफन हो गई होती। आज हम इतिहास के उस सबसे बड़े ग्रेट स्केप की कहानी सुनेंगे जिसने मरते हुए पर्शिया को हिंदुस्तान में अमर कर दिया है। यह हमारी 14 एपिसोड की ईरान की हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्री का 6वां एपिसोड है। आज ईरान जिस आर्थिक तंगी और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों से जूझ रहा है उसका एक बहुत बड़ा और गहरा कनेक्शन इस बात से है कि कैसे उस देश का सबसे विजनरी हिस्सा 1300 साल पहले ही देश छोड़कर चला गया था। इस एपिसोड को समझना आज के ईरान की कमजोरी को समझने जैसा है। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां से हमने पिछला एपिसोड छोड़ा था। ससानिड साम्राज्य का सूरज डूब चुका था। अरब सेना ने पर्शिया के बड़े बड़े दरवाजे तोड़ दिए थे, लेकिन असली चोट उसके महल पर नहीं उनकी पहचान पर लगी थी। उस वक्त ईरान में रहने वाले जोरोस्ट्रिज्म मतलब पारसियों के सामने दुश्मन ने 3 रास्ते रखे थे और तीनों ही पीड़ादायक थे। पहला रास्ता अपना धर्म भूल जाओ और नया धर्म मतलब इस्लाम को अपना लो। दूसरा रास्ता अपना पुराना धर्म रखना है तो जजिया मतलब एक भारी टैक्स चुकाओ और अपने ही देश में गुलाम बनकर रहो। और तीसरा रास्ता था मृत्यु। बहुत से लोगों ने भय के कारण पहला रास्ता चुन लिया। धनवानों ने पैसा देकर दूसरा रास्ता चुना, लेकिन एक बहुत छोटा सा समूह था जिसके लिए उनकी पवित्र अग्नि उनकी सांसों से भी ज्यादा मूल्यवान थी। अगर आप हमारे सीरीज के 4थे एपिसोड से जुड़े हुए हैं तो आप इस दर्द को महसूस कर पा रहे होंगे कि क्यों मुट्ठी भर लोग अपनी जान की परवाह किए बिना उस आग को सीने में लगाकर समुद्र में कूद पड़े थे। ये सिर्फ आग नहीं, उनका पूरा वजूद थी। उन्होंने देखा कि उनके हजारों साल पुराने फायर टेंपल शांत हो रहे हैं, उन्हें नष्ट किया जा रहा है। उन्हें समझ आ गया था कि अब इस भूमि पर अहुरा मज़दा का नाम लेना अपराध बन जाएगा। तब उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जो कोई भी मनुष्य सरलता से नहीं लेता है। अपना घर, अपनी भूमि, अपनी स्मृतियां सब कुछ पीछे छोड़ने का निर्णय। आपको याद है कि एपिसोड 1 में हमने चाग्रोस पर्वत की बात की थी। शुरू में ये लोग उन्हीं पहाड़ों की गुफाओं में जाकर छिप गए थे। ये वही पहाड़ थे जिन्होंने सदियों तक उन्हें सुरक्षा दी थी, लेकिन इस बार दुश्मन के हाथ लंबे थे। कोरमान और यज के इलाकों में छुपते छुपाते उन्हें आभास हो गया था कि अब ईरान में रुकना मृत्यु को निमंत्रण देना है। उनके पास अब सिर्फ एक ही मार्ग बचा था, एक ऐसा मार्ग जो भूमि पर नहीं बल्कि खतरनाक समुद्र का रास्ता था। उन्होंने अपनी सबसे कीमती पूंजी, अपनी पवित्र अग्नि को उठाया और एक अनजान यात्रा पर निकल पड़े। जरा उस दृश्य को महसूस कीजिएगा। रात का घना अंधकार, होर्मुज का सुनसान किनारा और पानी में तैरती कुछ मामूली लकड़ी की नावें। ये वो लोग थे जो कल तक पर्शिया के शाह के सलाहकार हुआ करते थे। आज वो ही अपने देश में छुपकर निकल रहे थे। उन्होंने पीछे क्या छोड़ा? अपने आलीशान महल, अपने बाग बगीचे और अपने पूर्वजों की समाधियां। साथ में क्या लिया? सिर्फ अपनी आस्था। उस पवित्र अग्नि को बुझाने से बचाना ही उनका एकमात्र लक्ष्य था। उन्होंने उसे एक विशेष पात्र उर्न में छुपाकर रखा ताकि समुद्र की नमकीन हवा उसे स्पर्श ना कर पाए। लेकिन विपत्ति ने समुद्र में भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। बीच मझधार में एक भयानक तूफान आया। लहरें इतनी ऊंची थी कि आकाश को छू रही थी। नाव का डूबना लगभग निश्चित था। कहा जाता है कि उस खौफनाक पल में जब मृत्यु सामने खड़ी थी, उन्होंने बहराम से एक वचन दिया। उन्होंने कहा, अगर आज हम जीवित बच गए तो हम वचन देते हैं कि जिस भी भूमि पर हम कदम रखेंगे वहां आपके नाम का सबसे बड़ा फायर टेंपल मतलब अतास बहराम बनाएंगे। संभवतः उस प्रार्थना में शक्ति थी। तूफान शांत हो गया। कई सप्ताह की थकान देने वाली यात्राओं के बाद में उनकी आंखों को भूमि दिखाई दी और वो दीव का तट था। जैसे हम दमन दीव बोलते हैं, उस दीव की बात कर रहे हैं। उन्होंने भूमि पर कदम तो रख दिया था, पर मन में एक भय अभी भी बचा हुआ था। क्या ये नई भूमि उन्हें अपनाएगी या यहाँ भी उन्हें वही लड़ाई लड़नी पड़ेगी जिससे वो भागकर यहाँ आए थे? क्योंकि वो जहाँ पहुंचे थे वहाँ एक शक्तिशाली हिंदू राजा शासन कर रहा था। दीव में करीबन 19 साल बिताने के बाद में उन्हें लगा कि वो स्थान उनके लिए पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। उन्होंने फिर से अपनी नाव समुद्र में उतारी और गुजरात के संजान तट पर पहुंच गए। यहाँ जो हुआ वो इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। वहां के राजा जादी राणा ने जब इन अजनबियों को देखा तो वह दुविधा में पड़ गए। एक बड़ी समस्या थी, पारसियों को गुजराती नहीं आती थी और राजा
को फारसी समझ में नहीं आती थी। राजा ने बिना एक शब्द बोले अपना संदेश भेजा। उन्होंने एक कटोरा भेजा जो दूध से ऊपर तक भरा हुआ था। इसका अर्थ स्पष्ट था, देखो हमारा राज्य पहले से ही लोगों से भरा हुआ है और इस कटोरे में और दूध की एक बूंद भी नहीं आ सकती है। वैसे ही हमारे पास में तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है। तब पारसी दस्तूर मतलब पुजारी ने वो किया जो आज तक उदाहरण दिया जाता है। उन्होंने उस दूध के कटोरे में एक मुट्ठी चीनी मतलब शक्कर मिला दी और बिना दूध की एक बूंद गिराए उसे राजा के पास में वापस भेज दिया। इसका अर्थ था, हम आपके राज्य में स्थान नहीं मांगेंगे, हम भीड़ नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि जैसे चीनी दूध में घुलकर उसे मीठा कर देती है और दिखाई भी नहीं देती है, हम वैसे ही आप लोगों में घुल मिल जाएंगे और आपके देश की शोभा बढ़ाएंगे। राजा जादी राणा उस उत्तर से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तुरंत उन्हें रहने की अनुमति दे दी। लेकिन राजा ने सुरक्षा के लिए 3 कड़ी शर्तें रखी। पहली, आपको अपनी फारसी भाषा छोड़कर गुजराती बोलनी पड़ेगी। दूसरी, आपकी महिलाओं को भारतीय साड़ी पहननी होगी। और तीसरी, जो सबसे कठिन थी, आपको अपने सारे हथियार हमेशा के लिए त्यागने होंगे। सोचिए, एक योद्धा समुदाय के लिए हथियार छोड़ना कितना बड़ा निर्णय था। लेकिन पारसियों ने बिना किसी विवाद के ये शर्तें मान ली। उन्होंने अपनी तलवारें रख दी और सोचा, अगर हम जीवित रहे और हमारी पवित्र अग्नि सुरक्षित रही तो हम बिना हथियारों के भी अपनी पहचान बना लेंगे। उन्होंने वह भारत का पहला अतास बहरम बनाया और उसका नाम रखा ईरान शाह यानी ईरान का राजा। उन्होंने शरण तो पाली, लेकिन प्रश्न ये था कि एक मुट्ठी भर लोग जिनके पास ना ही सेना थी ना ही शक्ति, वो इतने बड़े देश में अपनी पहचान कैसे बनाएंगे। जो वचन उन्होंने राजा जादी राणा से लिया था कि दूध में चीनी बनने का, उसे निभाने में उन्हें सदियां लग गईं, पर निभाया पूरी निष्ठा से। शुरुआत में उन्होंने नवसारी और सूरत के इलाकों में शांति से खेतीबाड़ी की, लेकिन उनका असली स्वभाव तो व्यापार का था। जैसे ही अंग्रेज भारत में आए और उन्हें बॉम्बे मतलब मुंबई को अपना केंद्र बनाया, पारसियों ने तुरंत अवसर पहचान लिया। उन्होंने देखा कि अंग्रेजों को ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो भारत की मिट्टी को भी जानते हो और उनकी इंग्लिश भी समझ सकते हो। पारसी वो सेतु बन गए। इस छोटे से समुदाय ने आज के मुंबई को अपने पसीने से बनाया था। वाडिया परिवार ने ऐसे मजबूत जहाज बनाए जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुए। आपको शायद विश्वास ना हो, पर अमेरिका का राष्ट्रगान जिस जहाज पर लिखा गया था वो एक पारसी का ही बनाया हुआ जहाज था। लेकिन ध्यान दीजिए, ये सिर्फ पैसा कमाने की कहानी नहीं थी। जब भारत को आजादी की आवश्यकता पड़ी तो ये शरणार्थी सबसे आगे पंक्ति में खड़े हुए थे। दादा भाई नौरोजी, जिन्हें हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अंग्रेजों की आंखों में आंखें डालकर स्वराज मांगा था। मैडम भीकाजी कामा, जिन्होंने विदेश की धरती पर पहली बार भारत का झंडा लहराया था, वो भी इसी समुदाय की बेटी थी। सोचिए, जिस समुदाय ने शर्तें मानकर अपने हथियार त्याग दिए थे, उन्होंने अपनी कलम और बुद्धि से भारत की आजादी की लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने भारत को राजनीति में तो दिशा दिखाई ही थी, लेकिन अभी एक और बहुत बड़ा कार्य शेष था। भारत को एक मॉडर्न नेशन बनाना, एक ऐसा कार्य जो आने वाले हजारों सालों तक याद रखा जाएगा। बात सिर्फ पैसे कमाने की नहीं, बात थी आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट की। जब जमशेद जी टाटा को एक ब्रिटिश होटल में सिर्फ इसलिए प्रवेश नहीं दिया गया था क्योंकि वो भारतीय थे, तो उन्होंने शोर नहीं मचाया। उन्होंने वहीं सामने ताजमहल पैलेस होटल खड़ा कर दिया जो आज भी मुंबई की शान है। लेकिन उनका दृष्टिकोण होटल से कहीं बड़ा था। उन्होंने भारत को उसका पहला स्टील प्लांट दिया ताकि हम किसी और पर निर्भर ना रहें। उन्होंने आज की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc की नींव रखी थी। एक शरणार्थी परिवार का बेटा आज भारत की रीढ़ की हड्डी बन चुका था। गोदरेज ने ताला बनाकर हर भारतीय घर की सुरक्षा की। लेकिन सबसे हैरान करने वाला विरोधाभास अब आता है। आपको याद है ना, जब पारसियों ने वचन दिया था कि वो हथियार त्याग देंगे। भाग्य का पहिया देखिए, उसी समुदाय से निकले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, जिन्होंने 1971 में भारत को पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ी विजय दिलाई थी। जिस कौम ने शांति के लिए हथियार डाल दिए थे, उसी कौम के बेटे ने भारत की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा हथियार उठाया। और बात यही नहीं रुकती है। आज अगर भारत दुनिया के सामने सीना तानकर खड़ा है कि हमारे पास में न्यूक्लियर पावर है, तो उसका श्रेय भी एक फारसी को जाता है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। उन्होंने भारत को विज्ञान की वो शक्ति दी जिसके बिना आज कोई भी देश सुपर पावर नहीं बन सकता है। ये बिंदु आगे चलकर एपिसोड 13 में बहुत जरूरी हो जाएगा, जब हम ईरान के न्यूक्लियर संकट की बात करेंगे।
तो दोस्तों, दूध में चीनी पूरी तरह से घुल चुकी थी। पारसियों ने सिद्ध कर दिया था कि वो भारत के मेहमान नहीं बल्कि इस धरती के असली पुत्र हैं। लेकिन इस सुनहरी तस्वीर के पीछे एक बहुत बड़ा अंधकार भी छुपा हुआ है। उन लोगों का क्या हुआ जो उस रात नाव में नहीं बैठ पाए थे, जो ईरान में ही रह गए थे। जो लोग ईरान में रह गए उनका भाग्य इतना उज्जवल नहीं था। इस्लाम अपनाने के बाद भी उन ईरानियों को गब्र यानी खोखला काफिर कहा जाने लगा। उन पर इतना सामाजिक दबाव डाला गया कि वो ईरान के हरियाली वाले इलाकों से भागकर सूखे रेगिस्तान वाले शहरों में जो यज्र और कैरमान में जाकर सिमट गए, वहां जाकर रहने लगे। जब भारत में पारसी देश के सबसे धनी और सम्मानित नागरिक बन गए, वहीं पर ईरान में उनके ही भाई बंधु आज भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा सत्य यह है कि अगर वो 3 नाव उस रात भारत नहीं आती तो शायद आज दुनिया से ज़ोरोस्ट्रिज्म का नामो निशान मिट चुका होता। भारत ने न सिर्फ उन्हें बचाया बल्कि उनकी उस पवित्र अग्नि को भी सुरक्षित रखा जो आज भी उदवाड़ा मतलब गुजरात में बिना बुझे जल रही है। तो क्या ईरान पूरी तरह से बदल गया? क्या ईरान हमेशा के लिए अरब बन गया? उत्तर है नहीं, क्योंकि इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला था। ईरान के अंदर एक ऐसी आग अभी भी बाकी थी जो उसे अरब दुनिया से हमेशा के लिए अलग करने वाली थी। एक नया लड़का उठने वाला था जो कहेगा हम मुस्लिम हैं पर हम अरब नहीं हैं, और वो एक ऐसा नया रास्ता मतलब शिया इस्लाम बनाएगा जो आगे चलकर मिडिल ईस्ट के 2 टुकड़े कर देगा। ये शिया बनाम सुन्नी की लड़ाई कैसे शुरू हुई जिसने आज पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है, इसकी नींव कैसे पड़ी, ये जानने के लिए देखिए आप हमारा अगला एपिसोड। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करिएगा, अपने साथियों के साथ में शेयर करिएगा और कमेंट को स्वैप करके हाइप नाम का नया ऑप्शन आया तो इस वीडियो को हाइप भी करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और साथ में इसके अगले एपिसोड का आपको वीडियो स्क्रीन पर दिख रहा होगा तो वहां क्लिक करके भी आप अगला एपिसोड देख सकते हैं। इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट में भी अगले एपिसोड का लिंक डाल दूंगा, तो आप वहां जाकर भी इसको देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।